हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सन मून एम्पायर के दो सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप ने चुपके से डोलिंग सिटी के स्पिरिटो सिटी पर हमला करके पूरी की पूरी इंपीरियल फैमिली को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। यूहो को ये देखकर उन पर काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे रवाना हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने ज़ू सेंशी को स्पिरिटो सिटी में ही छोड़ दिया था ताकि वो स्पिरिटो सिटी के कियोस्क को खत्म करके दोबारा से ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ज़ू सेंशी तो असल में रॉयल ब्लड लाइन से है, जिसकी वजह से उसके लिए ये काम और भी ज्यादा आसान हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने भी काफी चालाकी के साथ प्लानिंग करते हुए पहले यहाँ उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप के जितनी हो सके उतनी सोल पावर को एग्जॉस्ट करवाया। उसके बाद उसने उन अनडेड क्रीचर्स का इस्तेमाल किया जिन्हें इवल सोल मास्टर्स इस्तेमाल करते, और उनका इस्तेमाल करके उन सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स पर अटैक्स बुलवा दिए, जिससे उनकी हालत काफी जरा खराब हो चुकी थी। और आखिर में यूहो ने अपनी एक्सट्रीम आइस का इस्तेमाल करके उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स को पूरी तरीके से मिटा दिया, जिनमें बस सिर्फ पीछे की तरफ कमांडर जिया ही बच चुका है। कमांडर जिया अपने साथियों को खोकर काफी जरा गुस्से में था और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ होली स्पिरिट चर्च ने किया है, इसलिए वो किसी भी हाल में उन इवल सोल मास्टर्स से बदला लेगा। अब आगे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे सर्दी से फ्लू हो चुका है, इसलिए अगर आप लोगों को वॉइस थोड़ी बहुत चेंज लगे तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ स्पिरिटो सिटी से शुरू होती है, जहाँ लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे सिटी में घुस आए थे और वो इन्हीं हंगामी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए आसपास लूट मचाना शुरू कर देते हैं। स्पिरिटो सिटी के लोग अभी इस जंग से उभरे नहीं थे कि उन्हें ये तकलीफ भी उठानी पड़ी, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ू सेंशी की शील्ड तेजी के साथ आती है, उनमें से एक लुटेरे को जाकर हिट कर चुकी, जिसके बाद बारी बारी करके उसके बाकी के दोस्त भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और ये सब लोग मिलकर उन लुटेरों को पीटते हुए उन्हें हराकर यहीं पर बंदी बना लेते हैं। इवन कि ज़ू सेंशी के पीछे पीछे बाकी स्पिरिटो सिटी के गार्ड्स भी यहाँ पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर कमांडर ली ज़ू सेंशी से सवाल करते हुए पूछने लगा कि यूर हाईनेस बताइए कि आखिर हमें इन लुटेरों का क्या करना है। इस पर ज़ू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल इन्हें बंदी बना लो, हमें अभी के लिए सिटी के ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसके बाद की सिचुएशन हम बाद में देखेंगे। जो सुनकर वो सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करने लगे। दूसरी तरफ ज़ू सेंशी अपने दोस्तों से कह रहा था कि स्पिरिटो सिटी की इंपीरियल फैमिली को पूरी तरीके से मार दिया गया है, अब सिर्फ हम ही वो लोग हैं जो कि स्पिरिटो सिटी के ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ू सेंशी के सारे साथी भी उसका बराबर का साथ दे रहे थे। यहाँ कुछ दिनों की कोशिश के बाद मिस जियांग ने ज़ू सेंशी के पास साथियों से बताती है कि अब सिटी के ऑर्डर थोड़ा बहुत मेंटेन होने लगा है, वापस से सिटी वॉल्स पर सोल्जर्स को तैनात कर दिया गया। अब अगले कुछ दिनों के लिए यह जगह बिल्कुल महफूज रहेगी, यानी कि सिचुएशन हमारे काबू में आ चुकी है, इसलिए ज़ू सेंशी तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए, पिछले 3 दिन से तुमने जरा भी आराम नहीं किया। ये सुनकर उदासी में मौजूद ज़ू सेंशी बेचारा तो कोई जवाब नहीं दे पाता। दूसरी तरफ मिस नैनक्यू भी परेशान होते हुए कहने लगी कि 3 दिन हो गए लेकिन यूहो को कोई अता पता नहीं, उम्मीद करती हूँ कि वो भी बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग इंपीरियल पैलेस की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पूरी तरह से इस बात को कंफर्म करने के बाद कमांडर ली यहाँ पर ज़ू सेंशी को बताने लगा कि यूर हाईनेस इस बात को 100% कंफर्म कर दिया गया है कि पिछले अटैक में इंपीरियल फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं बचा, जिस बात का हमें बहुत अफसोस है। यहाँ पर वो जब ये सब कह रहा था तभी अचानक इंपीरियल पैलेस के 2 मंत्री बाहर की तरफ आ गए, जिनमें से पहला मंत्री यहाँ पर कमांडर ली को जिंदा देखकर खुश होते हुए कहने लगा कि कमांडर ली तुम जिंदा हो देखकर अच्छा लगा। इस पर कमांडर ली भी उसे बताता है कि हमारे सामने ये बंदा जो मौजूद है ये है प्रिंस ज़ू सेंशी। जो सुनकर तो वो मंत्री फौरन से यहाँ ज़ू सेंशी के सामने झुकते उसे यूर हाईनेस कहकर पुकारने लगा, लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो काफी जरा एरोगेंट दिखाई दे रहा है। वो कह रहा था कि हम इस बंदे की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो हमने इस बंदी की आइडेंटिटी को भी वेरीफाई नहीं किया। इस बात की क्या गारंटी है कि ये बंदा वाकई में हमारा प्रिंस है। जिस पर वो पहला वाला मंत्री जवाब देते हुए कहता है कि हर एक सोल्जर ने ये अपनी आंखों से देखा कि कैसे प्रिंस ज़ू सेंशी ने पूरी की पूरी सिटी के ऑर्डर को मेंटेन किया, उनके बगैर ये ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता था और हमारी स्पिरिटो सिटी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाती। और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, हमें यूर मेजेस्टी की लीडरशिप की जरूरत है। तुम ही बताओ कि अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन उन्हें सपोर्ट करेगा। यहाँ ज़ू सेंशी तो इन दोनों को इस तरह से डिबेट करता हुआ देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा था। तभी अचानक वहाँ पर यूहो भी मिस टांग वुटोंग के साथ वापस पहुँच गया, जिसे देखकर ज़ू सेंशी तो काफी जरा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ यूहो भी बताता है कि मैंने और टांग वुटोंग ने उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जिन्होंने स्पिरिटो सिटी पर हमला किया था। मैंने सिर्फ जानबूझकर उनके एक कमांडर जिया को जाने दिया ताकि वो वापस जाकर सन मून एम्पायर को रिपोर्ट कर सके। दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग भी बताती है कि उन सारे सोल्जर्स की लाशें इस वक्त सिटी के बाहर जंगल में मौजूद है, जिन्हें जाकर कोई भी वेरीफाई कर
सकता है। जो सुनकर तो उन दोनों मंत्रियों की आंखें पटी की पटी रह गई थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। पहला मंत्री फिर से आगे आकर यूहो से सवाल करते हुए पूछने लगा कि वो दोनों तो बीस्ट किंग क्लास के सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स थे, जिनका मुकाबला तो हमारे कई लाख सोल्जर और सिविलियन भी मिलकर नहीं कर पाए। तो आखिर तुम दोनों अकेले इतने बड़े सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप को कैसे खत्म कर पाए? जिस पर जू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि इन दोनों को कम मत आंको। ये हमारे शेक एकेडमी के एल्डर जुआन के बाद सबसे ज्यादा दो ताकतवर सी गॉड पेविलियन के मास्टर्स हैं, जिनमें से वो पहले यूहो को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है ये है यूहो स्पिरिट डोलू, ड्रैगन गॉड डोलू मास्टर मोइन का डिसाइपल, और ये है इसकी बिलवर्ड मिस टांगवू टोंग, जिसे ड्रैगन बटरफ्लाई डोलू के नाम से भी जाना जाता है, और ये दोनों ही सी गॉड पेविलियन के मेंबर्स है। यहाँ ये बातें सुनकर तो पहला मंत्री कहने लगा कि यूहो, तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। तुम वही इंसान हो ना जिसने अकेले सन मून एम्पायर से तीनों एम्पायर के डिसाइपल्स को आजाद करवाया था। अब जब सन मून एम्पायर ने कंपटीशन के बहाने से दो किसियों ने कैद कर लिया था। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं वही यूहो हूँ। यूहो की आइडेंटिटी के बारे में जानकर तो सब लोग ही शौक होकर आपस में बातें करने लगे, और वो दोनों मंत्री भी अब पहले से हम्बल हो चुके थे। वो फौरन से इन दोनों को रास्ता दिखाते हुए कहने लगे कि प्लीज आप दोनों आगे आइए। जहाँ वो जू सेंशी, योर मैजेस्टी और यूहो की बात कर रहे थे, यहाँ पर यूहो ये सुनकर जू सेंशी से सवाल करते हुए कहने लगा कि थर्ड ब्रदर जू सेंशी, आखिर ये क्या चक्कर है? ये लोग तुम्हें योर हाइनेस प्रिंस कहकर क्यों पुकार रहे हैं? जिस पर जू सेंशी जवाब देते हुए कहने लगा कि ये एक बहुत बड़ा राज है जो कि मैंने एक लंबे अरसे से छुपा कर रखा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस राज को मुझे इस तरह से फाश करना पड़ेगा। मेरी जो मॉम है उनका नाम है जू लिंग हुन, और वो डोलिंग एम्पायर की प्रिंसेस थी, यानी कि एम्परर की बहन, यानी कि डोलिंग एम्पायर का एम्परर मेरा मामू था। जो सुनकर वो दूसरा मंत्री जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम प्रिंसेस जू लिंग हुन के बेटे होंगे, क्योंकि प्रिंसेस की शादी हमारी इंपीरियल फैमिली का एक बहुत बड़ा राज था, जिसके बारे में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते थे, और वो इसलिए क्योंकि प्रिंसेस ने जू सेंशी के फादर के साथ भाग के शादी की थी। इसलिए यहाँ वो मंत्री जू सेंशी से कहने लगा कि वैसे मैंने सुना था कि प्रिंसेस के पास एक स्पेशल यूनिक मार्शल सोल हुआ करती थी, क्या तुम वो हमें दिखा सकते हो, जिसे डिवाइन बीस्ट ब्लैक टोर्टाइस कहा जाता था? जो सुनकर जू सेंशी थोड़ी देर बाद इन लोगों को अपने सोल रिंग्स एक्टिवेट करते हुए अपने मार्शल सोल समन करके दिखाने लगा, जिसे देखकर तो सब लोग फौरन से जू सेंशी के सामने झुककर उसे योर मैजेस्टी कहकर पुकारने लगे, और इवन की जू सेंशी की रेड सोल रिंग को देखकर वो लोग सरप्राइज होते आपस में बात करते हुए कहने लगे कि 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग, ये तो वाकई में कमाल की है। इस पर जू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि मेरी 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग तो कुछ भी नहीं। अभी तक तुम लोगों ने मेरे भाई की सोल रिंग्स की कॉम्बिनेशन नहीं देखी, एक बार तुम वो देख लो तो तुम लोग इससे भी ज्यादा शौक हो जाओगे। जो कहती जू सेंशी यहाँ पर यूहो को इशारा करता है, और यूहो ने भी अपने सोल रिंग्स को समन कर लिया, जहाँ पर सबसे पहले व्हाइट सोल रिंग सामने आ जाती है, जिसे देखकर तो सब लोग शौक हो गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल भी खास नहीं थी। लेकिन उसके बाद आई एक पिंक कलर की सोल रिंग और 3 ब्लैक कलर की सोल रिंग्स, और फिर एक गोल्डन सोल रिंग और 2 रेड कलर की सोल रिंग, जिसे देखकर तो वाकई में सब लोग शौक हो गए थे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन देखकर सब लोग हैरान थे कि आखिर इस तरह की कॉम्बिनेशन एक इतना जवान लड़का कैसे हासिल कर सकता है। वो मंत्री तो कहने लगे कि योर मैजेस्टी ने बिल्कुल सही कहा था, इस सी गॉड पेविलियन के मास्टर जुआन के बाद जो सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा आता है वो तुम ही हो। वो कह रहा था कि पहले हमारे दिलों में थोड़े बहुत शक व शिकवे थे, लेकिन आप लोगों की सोल रिंग्स कॉम्बिनेशंस देखने के बाद हमें अंदाजा हो चुका है कि आप लोग कितने बड़े जीनियस हो, और हम आपको ट्रूली एडमायर करते हैं। इवन की वो सेकंड मंत्री जो कि पहले एरोगेंट बन रहा था, वो भी अब यहाँ जू सेंशी के सामने आकर कहने लगा कि योर मैजेस्टी, प्रिंस जू सेंशी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। डोलिंग एम्पायर इस वक्त लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है। हम आपसे भीख मांगते हैं कि डोलिंग एम्पायर की कुर्सी को फिलहाल के लिए संभाल लीजिए, वरना डोलिंग एम्पायर का नाम हिस्ट्री से पूरी तरीके से मिट जाएगा। जो सब कहते वो सब लोग अपने घुटनों पर बैठ चुके थे। ये सब देखकर यहाँ जू सेंशी भी एग्री करते हुए कहने लगा कि डोलिंग एम्पायर मेरा भी घर है, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके डोलिंग एम्पायर को वापस से उसकी पीक फाइटिंग स्ट्रेंथ तक पहुंचा दूंगा। अपने घर को बचाने के लिए और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मुझसे जो हो सके मैं वो हर हाल में करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जो सब सुनकर यूहो भी अपने बाकी के दोस्तों से कहने लगा कि तुम लोग यहीं पर रुककर जू सेंशी का साथ दो, जबकि साथ ही वो जू सेंशी से भी कहता है कि मेरे भाई अलविदा, फिलहाल के लिए मुझे और टांगवू टोंग को वापस से शेक एकेडमी पहुंचना होगा, ताकि हम लोग अपने अगली मूव को चल सके, क्योंकि शेक सिटी के बाहर भी तो दुश्मन मौजूद है, जिन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, और वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शेक सिटी के बाहर मौजूद सन मून एम्पायर के कैंप पर आ जाता है, जहाँ पर हम मास्टर जिंग को देखते हैं, क्योंकि मिस ऑनर से मिलने के लिए टेंट के अंदर जा रहा था। तभी अंदर से मास्टर जोंगलीवो निकल कर बाहर आ गए, जिन्हें वो ग्रीट करता है, लेकिन मास्टर जोंगलीवो कोई ना जवाब देते वहाँ से चले गए। जो देखकर मास्टर जिंग तो काफी जरा हैरान हो गया था कि आखिर मास्टर जोंगलीवो को अचानक से क्या हो चुका। दूसरी तरफ अंदर हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज को उनके एडवाइजर्स बता रहे थे कि मास्टर जोंगलीवो अपने होली स्पिरिट चर्च के कई सारे सीनियर डिसाइपल्स को लेकर 20 को डाइटियान का शिकार
करने के लिए गया था, लेकिन वो वापस खाली आता है। उल्टा उसके कई सारे होली स्पिरिट चर्च के डिसाइपल्स भी जान से मारे गए। ये कितनी सारा शर्म की बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज भी कह रही थी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई। इंपीरियल मास्टर का काम है मिलिट्री पर नजर रखना, और वो मेरी इजाजत के बगैर आखिर इस मिलिट्री काउंसिल मीटिंग को छोड़कर जा कैसे सकता है। जाओ और इंपीरियल एडवाइजर को वापस से बुलाकर यहाँ ले आओ। जो सुनकर एक सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ शेक सिटी पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो और मिस टांग वूटोंग लगातार सफर करते करते वापस आ पहुंचे थे, जहाँ उन्हें देखने को मिला कि शेक सिटी की दीवारों पर टोलिंग एम्पायर के सोल्जर्स मौजूद थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वो लोग सी गॉड पिविलियन आ चुके थे, और यूहो ने यहाँ पर सब कुछ मास्टर जुआन और सारे के सारे एल्डर्स को बता दिया था। जो जानकर तो मास्टर जुआन शौक होते हुए कहने लगे कि क्या कहा तुमने, डोलिंग एम्पायर की पूरी इंपीरियल फैमिली को खत्म कर दिया गया है। और इसी बात को सुनकर तो मास्टर टियान यांग यानी कि हेवनली सन डोलो के पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी। वो नीचे की तरफ गिरने लगा था कि तभी अचानक उनके साथियों ने संभाल लेते हैं। उनके आंखों में आंसू भर आए थे। वो इमोशनल होकर रोते हुए कहने लगे कि यूर मैजेस्टी, ये सब इस बुढ़ाओ की गलती है। जिस पर यूहो भी उदास होकर कहने लगा कि डोलिंग एम्पायर की इस डिस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी उठाता हूँ। जो सुनकर मिस टांग वूटोंग यूहो से कहने लगी कि यूहो, तुम ये क्या कह रहे हो? ऑलरेडी तुमने डोलिंग एम्पायर के लिए काफी कुछ किया, तुम आखिर इससे जरा क्या ही कर सकते थे। लेकिन यूहो ना में सर हिलाता है। इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़कर यहाँ पर कहने लगा कि सी गॉड पिविलियन के सारे एल्डर्स, रिस्पेक्टफुली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं सी गॉड पिविलियन के मेंबर की पोजीशन से रिजाइन करना चाहता हूँ। यूहो के सी गॉड पिविलियन को छोड़ने की बात सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे। इवन के एल्डर्स गुस्सा होते हुए कहने लगी कि ये सी गॉड पिविलियन है जिसे जब मन हो ज्वाइन कर लो, जब मन हो छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। यूहो भी शांति से जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरी मुअज़्ज़िज़ एल्डर, इस एकेडमी ने मुझे नरिश किया, मुझे पाला और ताकतवर बनाया, मैं हमेशा इसका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन डोलिंग एम्पायर में जो तबाही हुई उसका कहीं न कहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ। यूहो को यह मिस ऑरेंज पर बहुत ही गुस्सा रहा था, और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अब मैं जो आगे करने वाला हूँ वो लाजमी नहीं कि अच्छा होगा। हो सकता है कि मैं इवल सोल मास्टर टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करूँ, जो कि एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम एकेडमी से अलग कर लूँ, ताकि एकेडमी को फ्यूचर में कोई भी बेइज्जती मेरी वजह से उठानी ना पड़े। इसलिए मुझे रिजाइन करना ही होगा। जो सुनकर तो एल्डर सोंग काफी जरा शौक हो गई थी। दूसरी तरफ मास्टर जुआन भी कहने लगा कि तुम्हारा इरादा है किसी ऐसे प्लान को सर अंजाम देना जिससे हमारी बेइज्जती भी हो सकती है, और इसी वजह से तुम रिजाइन करना चाहते हो। यूहो को लग रहा था कि शायद यहाँ मास्टर जुआन उसे डांटेंगे, इसलिए वो सर झुकाकर खड़ा हो चुका था। लेकिन मास्टर जुआन अचानक से मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहने लगे कि बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि श्रेक एकेडमी में इतनी भी टॉलरेंस नहीं है? क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि हम तुम्हारे लिए इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? जो कहती वो यूहो के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि हम शेक एकेडमी वाले हमेशा मॉन्स्टर्स को ट्रेन करते हैं, और इस दुनिया में मॉन्स्टर्स किसी भी रूल या फिर रिस्ट्रिक्शन से बंधे हुए नहीं होते। और साथ ही साथ एल्डर सोंग भी यहाँ यूहो के पास आते हुए कहने लगी कि यूहो, मैं समझती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने नजरिए को बदलो तो शेक एकेडमी को बचाना ज्यादा जरूरी है। और ये इसलिए क्योंकि अगर डोलिंग एम्पायर और स्टारलू एम्पायर पूरी तरीके से गिर जाए, वो खत्म भी हो जाए, तब भी उनके सबसे पावरफुल कल्टिवेटर शेक सिटी के अंदर मौजूद होंगे, जिसका मतलब की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। ये सब सुनकर तो हेवनली सन डोलो के चेहरे पर भी रोशनी आ चुकी थी। एल्डर सोंग बताती है कि तीनों एम्पायर के फाइनेस्ट कल्टिवेटर्स हमारी शेक सिटी में मौजूद है, जिनके साथ हमने अपनी सोल टूल रिसर्च और साथ ही साथ अपनी कंप्लीट मार्शल सोल सिस्टम रिकॉर्ड शेयर किए, जिसका मतलब कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, और वक्त आने पर वो अपने एम्पायर्स को वापस भी हासिल करने की ताकत रखेंगे। जो सब सुनते हुए बाकी के एल्डर्स भी धीरे धीरे यूहो के पास आने लगे। यहाँ पर मास्टर जुआन कह रहा था कि यूहो, जब तक हम बुढ़ाऊ जिंदा है तब तक ना तो शेक सिटी और ना तीनों एम्पायर्स कभी भी सन मून एम्पायर के हाथ में आएंगे। हम हमेशा उनके खिलाफ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए तुम जाओ, जो करना है वो करो, हमें तुम पर पूरा यकीन है। जब भी हमारी जरूरत तुम्हें पड़ेगी हम हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए आएंगे। ये सब सुनकर यूहो भी हमें जवाब देते हुए फौरन से मिस टांग वूटोंग के साथ वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें टांग सेट का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहो ने मिस्टर बीबी को भी सब कुछ बता दिया था। जो सुनकर मिस्टर बीबी शौक होते हुए कहने लगे, तो इसका मतलब कि वाकई में ज़ू सेंशी इंपीरियल ब्लड लाइन से है। मिस्टर बीबी अभी ये कह ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से मिस तांगिया की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रही थी कि यूहो, कल के दिन सन मून एम्पायर की मिस ऑरेंज का दिया हुआ 10 दिन का डेडलाइन खत्म हो जाएगा, जिस डेडलाइन के मुताबिक 10 दिन के अंदर हमें तुम्हें उनके हवाले करना था। जो सब कहते हुए यहाँ मिस तांगिया धीरे धीरे चलते हुए लोगों के सामने आ गई, और अब हम देखते हैं कि मिस तांगिया पहले से काफी जरा हेल्दी और एक्टिव दिखाई दे रही है, जिसका मतलब कि ब्लू सिल्वर एम्परर की मदद से वो पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी है, और इसलिए मिस तांगिया यहाँ पर काफी जरा प्यारी दिखाई दे रही थी।
कि वो यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि यूहो आखिर तुम्हारा क्या प्लान है, तो क्या लड़ाई की तैयारियां शुरू करे। यहाँ पर यूहो मिस तांगिया को देखकर खुश होते हुए कहने लगा कि टीचर तांगिया आखिरकार आप ठीक हो गए। मिस तांगिया भी मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ अब मैं वापस आ चुकी हूँ, जिस पर उसके सारे दोस्त दिल की गहराइयों से खुश थे। यहाँ पर यूहो जवाब देते हुए कहने लगा कि सनमून डेडलाइन की जहाँ तक बात है तो उसकी फिक्र आप ना करें, मेरे पास एक अच्छा रास्ता है उनसे निपटने का। जो कहते हुए यूहो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ इंपीरियल एडवाइजर मास्टर जोंगलीवू के टेंट पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 4 इवल सोल मास्टर्स अपनी एनर्जी मास्टर जोंगलीवू को दे रहे थे ताकि वो उनकी इंजरीज को रिकवर करने में उनकी मदद कर सके, लेकिन मास्टर जोंगलीवू अभी भी खून की उल्टियां कर रहे हैं। यानी कि 20 गो डाइटियान का जो शिकार करने के लिए ये लोग उसके पीछे गए थे वो ऑपरेशन अच्छा नहीं किया और उसी ऑपरेशन के दौरान वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। तो ये अचानक हम देखते हैं कि सनमून एम्पायर का वही सोल्जर यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर को बुलाने के लिए आया हुआ था, जहाँ वो टेंट के बाहर से मास्टर जोंगलीवू को आवाज देते हुए कहता है कि मिस ऑरेंज ने आपको समन किया है। लेकिन तभी अचानक हम वहाँ पर एक और इवल सोल मास्टर को आता हुआ देखते हैं। उसकी एनर्जी, उसका चाल, इवन की उसकी लुक बहुत ही सारे टेरिफाइंग दिखाई दे रहे थे और वो सोल्जर के पास से गुजरता हुआ सीधा टेंट के अंदर आ गया। जो नजारा देखकर तो वो सोल्जर घबराते हुए पीछे की तरफ गिर गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इवल सोल मास्टर जोंगलीवू के पास आते हुए कहने लगा कि कल्ट मास्टर, क्या आपकी इंजरीज को रिकवर करने में मेरी मदद की आपको कोई जरूरत है, जिस पर मास्टर जोंगलीवू से मना करते हुए कहने लगा एकोलाइट वू यून, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पीक कंडीशन में रहो क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत कहीं और पड़ेगी। 20 गो डाइटियान को हंट करने के ऑपरेशन में सिर्फ तुम ही वो इकलौते बंदे हो जो बिना किसी खरोच के जिंदा सही सलामत वापस लौट आया है, इसलिए तुम मेरे कहीं और काम आओगे। यहाँ पर ये सुनकर एकोलाइट वू यून भी मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोल्जर भागता भागता मिस ऑरेंज के पास वापस आ जाता है, जहाँ वो वापस आने के बाद मिस ऑरेंज से कहने लगा कि 20 गो डाइटियान को शिकार करने के ऑपरेशन में इंपीरियल एडवाइजर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए वो खुद की रिकवरीज कर रहे अपने टेंट के अंदर बैठकर। इसी वजह से उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे, जिस पर मिस टांग वुटोंग उस सोल्जर से कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम अब जा सकते हो। तभी अचानक मास्टर जिंग यहाँ पर मिस ऑरेंज से कहने लगा कि मार्शल, सनमून एम्पायर से वापस आते वक्त मुझे कमांडर जियाज चेन सुआन से ये सील्ड लेटर मिला है जो कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं पर्सनली आपके हवाले करूं। ये सब वो मिस ऑरेंज से सर झुकाकर कह रहा था। इस पर मिस ऑरेंज कहने लगी कि मास्टर जिंग, आप मेरी टीचर रहे हैं, इसलिए आप मेरे लिए मेरे फादर फिगर की तरह है, आपको मेरे सामने इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं। जो कहते हुए मिस ऑरेंज यहाँ मास्टर जिंग के पास आकर वो लेटर लेते हुए यहाँ फिनिक्स डोलो के हवाले करते हुए कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम कमांडर जिया चेन सुआन के इस लेटर को पढ़ो और साथ ही साथ इसकी कॉपीज बनाकर बाकी के सारे मेंबर्स के हवाले भी कर दो। जो सुनकर फिनिक्स डोलो बिल्कुल ऐसे ही करती है, उसने लेटर खुद पढ़ लिया था, साथ ही साथ उसकी कॉपी पूरे काउंसिल के मेंबर्स के हवाले कर दी थी, जिसे पढ़कर तो सनमून एम्पायर के काउंसिल के सारे मेंबर्स ही शॉक हो गए थे, क्योंकि इस लेटर में कमांडर जिया चेन सुआन ने लिखा था कि स्पिरिट डो सिटी की इंपीरियल पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे तो जंगल में इवल सोल मास्टर्स ने अचानक से हम पर हमला बोल दिया, जिस वजह से हमारे दोनों सोल इंजीनियर्स लीजन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। सारे सोल्जर्स मारे गए, इवन के कमांडर जो भी लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद हो गए। मैं भी बड़ी बुरी हालत में बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकल पाया, इसलिए ये लेटर मार्शल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, प्लीज होली स्पिरिट चर्च से जरा संभल कर। ये कहते हुए उसने हर एक वो बात लिख दी थी कि कैसे इवल सोल मास्टर्स ने हम पर बारी बारी हमला किया, हमारे सोल्जर्स के खून से जमीन रंग दी और सारे के सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। जो लेटर जैसे जैसे काउंसिल मेंबर पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका गुस्सा भी आसमान को छू रहा था, उन्हें होली स्पिरिट चर्च पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इस लेटर को पढ़वाने के बाद मिस सोनेज अपने काउंसिल मेंबर से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लीक ना किया जाए, ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल हमारे पास ही रहनी चाहिए। साथ ही साथ वो एल्डर सू से सवाल करते हुए पूछती है कि इस मामले में आखिर आपका क्या कहना है, जिस पर एल्डर सू कहने लगा कि ये सब जानने के बाद आखिर कहने और सुनने के लिए बचा ही क्या है। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि होली स्पिरिट चर्च ने जानबूझकर हमारे सोल्जर्स का शिकार किया ताकि वो उनकी सोल्स को हार्वेस्ट कर सके, यही तो उनके ताकतवर होने का तरीका है और उन्होंने हमारे ही 2 सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप पर हमला करके उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वो हमारे दोस्त तो बिल्कुल नहीं है बल्कि वो हमारे एक और दुश्मन है। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज ये सारी बातें सुन रही थी और दूसरी तरफ वो अपने मन ही मन में ये बात भी अच्छे से जानती है कि ये काम यूहो ने किया, लेकिन फिर भी वो खामोशी से ये बातें सुन रही थी क्योंकि इसमें उसका भी फायदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 10 दिन का डेडलाइन खत्म हो चुका था। यूहो भी मिस टांग वुटोंग के साथ सनमून एम्पायर के कैंप की तरफ रवाना हो जाता है, जिस बात से अनजान पीछे की तरफ कैंप में मौजूद एल्डर सो अभी भी यहाँ पर मिस ऑरेंज से कह रहा था कि हमें इस बारे में कुछ न कुछ तो करना चाहिए
तभी अचानक हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स डोलू भी आगे की तरफ बढ़कर मिस ऑरेंज से कहने लगी कि कमांडर जू कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी रगों में भी रॉयल ब्लड लाइन बह रहा था। उन्हें जान से मारकर होली स्पिरिट चर्च ने हमें जंग का न्योता दिया है। अपनी इज्जत की खातिर हमें उन्हें खत्म करना ही होगा। मिस ऑरेंज भी मुस्कुराकर ये सब सुन रही थी। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मिस ऑरेंज भी तो यही चाहती है, वो रॉयल ब्लड लाइन को खत्म करना चाहती है ताकि सन मून एम्पायर की सत्ता उसके बेटे को मिले। और यूहो ने जाने अनजाने में उसके बेटे का रास्ता साफ करने में उसकी मदद कर दी, जिस बात से मिस ऑरेंज भी खुश है। वो होली स्पिरिट चर्च को भी तो पसंद नहीं करती थी, इसलिए अब वो एक तीर से दो शिकार कर पाएगी। स्टारी स्काई डोलू, मास्टर यी यूलिन और फायर फिनिक्स डोलू दोनों ही यहाँ पर मिस ऑरेंज से यही कह रहे थे कि हमें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मिस ऑरेंज पूरी तरीके से खामोश थी। तभी अचानक बाहर से यहाँ यूहो की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि तुम लोग चाहते थे ना कि शेक सिटी मुझे तुम लोगों के हवाले कर दे, तो लो मैं आ गया, अब और मुझे पकड़ लो। यहाँ पर यूहो की आवाज सुनकर मिस ऑरेंज अपने मन में कहने लगी, आखिरकार वो आ गया। जबकि मास्टर जोंगली भी यूहो की आवाज पहचान गया था। वो खून की उल्टियां करते हुए कहने लगा कि ये तो यूहो है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के कैंप के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम एक बहुत बड़ी असुर आई को देखते हैं। जिस असुर आई को देखकर सन मून एम्पायर के सोल्जर्स हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये क्या बला है। तभी अचानक उस असुर आई के अंदर उन्हें यूहो और मिस टांग वुटोंग दिख गए थे, जिन्हें देखकर तो वो डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि ऑलरेडी यूहो का नाम चारों तरफ फैल चुका है। वो 20 को डाइटियान के साथ अकेले तकड़ा है और जिंदा भी बच गया, जो कि बहुत ही जरा खतरनाक बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर भागते भागते फोन से यहाँ मिस ऑरेंज के सामने आकर रिपोर्ट करते हुए कहने लगा कि मार्शल, हमारे कैंप की एयर स्पेस में दुश्मन घुसपैठ कर चुका है। हमने यूहो को डिटेक्ट किया एक बड़े से असुर आई के अंदर। जो सुनकर मिस ऑरेंज ऑर्डर देते हुए कहने लगी कि फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप, जंग की तैयारी शुरू करो। मुझे कैंप के अराउंड फुल लिंक डिफेंसिव कवरेज चाहिए, और जितने भी रैंक 8 के सोल इंजीनियर्स है वो सब मुझे हवा में तैनात चाहिए, जंग के लिए तैयार। जो सब कहते हुए मिस ऑरेंज अपने टेंट से बाहर की तरफ रवाना हो गई। पीछे की तरफ सारे काउंसिल मेंबर एक ही आवाज में जवाब देते हुए कहते हैं कि यस मार्शल। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।